जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स। आज हम हमारे यूनिट नंबर 2 का दूसरा हिस्सा यानी कि हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन समझने वाले हैं, जिसके अंदर बेसिक थियरी और एक आध दो एग्जांपल हम देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ लिया, वो कब यूज होता है। तो फॉर द इवेंट्स ऑफ रेयर अकरेंस, कोई भी रेयरली अकरेबल इवेंट्स हो तब हम यूज करते थे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज किया जाए, तो उसके लिए तीन कंडीशंस है, तो वो कंडीशंस हम देखने वाले हैं। कंडीशंस फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी आपका जो भी हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसके आउटकम्स में दो ही केसेस हो, सक्सेस एंड फेलियर, तब जनरली हम यूज करते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक। जनरली क्यों, तो वो हम ऑब्जर्व करेंगे अब। तो पहली कंडीशन यही है हमारी, द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू वेज, सक्सेस एंड फेलियर। सक्सेस फेलियर वाले एग्जांपल आगे भी हम कर चुके हैं। सेमेस्टर 3 में आता था नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, 12th में आता था बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसमें सपोज कॉइन कहो तो कॉइन की प्रोबेबिलिटी में हेड कहो, हेड को अगर सक्सेस कहते हैं नंबर ऑफ हेड्स, तो फेलियर होगा नंबर ऑफ टेल्स। तो सक्सेस एंड फेलियर वाले केसेस हो तब आप यूज कर सकते हो हाइपर ज्योमेट्रिक। अगर कॉइन के लिए हाइपर ज्योमेट्रिक यूज नहीं होता है, वो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाइपर ज्योमेट्रिक में कैसे सम होंगे, तो फॉर एग्जांपल एक बॉक्स है हमारे पास जिसके अंदर बॉल्स है अलग अलग कलर के। अगर दो कलर ही बात करेंगे हम यहाँ पे, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर, तो अगर मैं व्हाइट कलर के बॉल्स को कंसिडर करूँ सक्सेस, तो नेचुरली दी अदर कलर यानी ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, फेलियर। तो ऐसे टाइप के जो एग्जांपल्स है वो हम यूज करेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। पहले हम ऑब्जर्व कर लेते हैं सेकंड कंडीशन भी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल, that is the outcomes of different trials are not independent। ठीक है, तो ये जो पार्ट कहता है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है वो बदलती रहती है ट्रायल बाय ट्रायल। कॉइन के अंदर हमें पता है हेड्स की प्रोबेबिलिटी कोई भी कॉइन हो 0.5 ही रहती है, मगर बॉल सिलेक्ट करना है, अगर 10 बॉल में से हमने कोई भी एक व्हाइट बॉल सिलेक्ट किया तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ बॉल्स सिलेक्शन, तो वो ट्रायल बाय ट्रायल बदलती रहती है। ठीक है, तो ये हुई हमारी सेकंड कंडीशन। डिटेल में हम सम देखेंगे तब पता चली जाएगा। तीसरी कंडीशन एकदम नॉर्मल है, द ट्रायल्स कैन बी रिपीटेड फॉर अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स तक हम ट्रायल्स जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं। तो ये तीन कंडीशंस है, ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ सकते हैं, गिव द कंडीशंस फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और अब जो हमें देखना है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसकी वजह से हमारा पूरा चैप्टर रहने वाला है, यानी हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। थोड़ा सा अलग टाइप का पार्ट है, और ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है वो हम प्रोबेबिलिटी जब ढूंढते थे सेमेस्टर 3 के चैप्टर के अंदर, तब हम ये इनडायरेक्टली यूज कर ही चुके हैं, जो कि हम सम देखेंगे तब पता चलेगा। फंक्शन कुछ इस तरह से है, p of x is equal to mcx ncr minus x upon m plus ncr। यू नो mcx mcr वाला फॉर्मेट पूरा नहीं है हमारा स्कूल वाला, तो वो भी हम सम के वक्त आपको समझाएंगे कि कैसे ढूंढी जाती है ये वैल्यूज। जहाँ पे x जो है वो नंबर ऑफ सक्सेस है, यानी वेर हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर x इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू r। तो नंबर ऑफ सक्सेसेस कहा जा सकता है x को। अब अभी जो हमने एग्जांपल लिया था बॉल्स वाला, व्हाइट बॉल ब्लैक बॉल, यानी अगर मुझे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो मैं m लेने वाला हूं नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, तो नेचुरली n क्या होगा, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। कितने बॉल सिलेक्ट करने हैं तो वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ r के लिए। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा है, फॉर्मूला का पार्ट हम एग्जांपल में ही समझने वाले हैं। तो अब हम देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द थियरी, यानी कि जैसे हमने पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में देखी थी प्रॉपर्टीज, वैसे ही हाइपर ज्योमेट्रिक में भी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पहली प्रॉपर्टी तो वैसे एकदम नॉर्मल ही है, हमें याद ही रह जाता है, जो कि दिया गया है, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल। ठीक है, हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे हैं सभी के सभी डिस्क्रीट ही है नेचुरली। अब पैरामीटर, लास्ट में जो पैरामीटर था वो m था, यहाँ पे हमारे पास तीन पैरामीटर रहेंगे फॉर्मूला में, जो है m n एंड r आर द पैरामीटर्स ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन। फिर अगर बात करें तो फॉर्मूला होता है मीन का, तो इट्स मीन इज एम आर अपॉन एम प्लस एन। इजी फॉर्मूला है मीन की तो हमारे पास, मगर जो वेरिएंस की फॉर्मूला है वो थोड़ी सी ध्यान रखने लायक है, जिसके अंदर हमें याद रखना है फॉर्मूला को, इट्स वेरिएंस इज एम एन आर, ब्रैकेट के अंदर m प्लस एन माइनस आर अपॉन m प्लस एन होल स्क्वायर एन m प्लस एन माइनस 1।
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस की फॉर्मूला में स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो मीन एंड वेरिएंस ऑब्जेक्टिव में भी कई बार पूछे जाते हैं। आपको m दिया जाता है और n और r दिया जाए, उसके ऊपर से मीन वेरिएंस हमें ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो ये मीन एंड वेरिएंस की बात हुई। ऑब्जेक्टिव के लिए जो एक पार्ट पूछा जाता है, जैसे कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में था कि अगर n टेंस टू इंफिनिटी हो, p टेंस टू 0 है, np कांस्टेंट हो, तो हमने बताया था वहां पे भी एक ऑब्जेक्टिव पूछा गया था कि बाइनोमियल में से पॉइसन कैसे बनता है। तो वैसे ही यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक में से बाइनोमियल कैसे बनता है, वैसा प्रॉपर्टी है हमारे पास। when m plus n is very large, that is m plus n is tends to infinity, then hypergeometric distribution tends to binomial distribution। यानी हाइपरज्योमेट्रिक में से बाइनोमियल कब बनेगा, जब m प्लस n यानी टोटल, अगर हम आगे का एग्जांपल याद करें तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स m कहा, n यानी नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कहा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उसे हम कहेंगे m प्लस n। यानी 4 व्हाइट बॉल है, 6 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल यानी n प्लस n यानी 10, तो वो जो है वो नंबर ऑफ बॉल्स होंगी। यानी अगर m प्लस n का नंबर बहुत बड़ा हो, टेंस टू इंफिनिटी यानी लार्जर एंड लार्जर एंड लार्जर, तब जो है ये हाइपरज्योमेट्रिक फॉर्मूला जो है कन्वर्ट हो जाती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, हमारी प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है थियरी के लिए, तो खास तैयार करना है दोनों ही सेक्शन के अंदर, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में भी। और अब जो देखना है वो है हमारे हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में यूजेस। यूजेस जो है वो एक आध मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, साथ में भी पूछा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन होता है कि गिव द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक या पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज एंड यूजेस, पूरा कॉम्बो क्वेश्चन भी होता है 7 मार्क्स के अंदर। तो यूजेस में ज्यादा कोई कष्टदायक काम नहीं है, पहला जनरल पार्ट उन्होंने दिया हुआ है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज्ड टू फाइंड the probability of number of success when probability of success changes in each trial। ट्रायल बाय ट्रायल चेंज होता है जब probability of success, तब हम यूज करते हैं ये डिस्ट्रीब्यूशन को। एंड मेनली अगर चैप्टर की बात करें तो दिस डिस्ट्रीब्यूशन is used in acceptance sampling to find the probability of acceptance of a lot। यानी acceptance sampling यानी लॉट कंट्रोल टेक्निक, जो कि लास्ट यूनिट है हमारा, उस यूनिट में हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी की फॉर्मूला भी यूज करेंगे, एज वेल एज हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी फॉर्मूला भी यूज करेंगे। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टेंस, लॉट एक्सेप्ट कब होता है, रिजेक्ट कब होता है, उससे रिलेटेड पूरा यूनिट है, तो यूनिट नंबर 4 के अंदर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। पॉइसन में भी हमने कहा था कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज यूजफुल इन एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग ऑल्सो, तो दोनों में यूजफुल है। दोनों जो पार्ट है हमारे पॉइसन एंड हाइपरज्योमेट्रिक, वो दोनों के दोनों एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग के अंदर यूजफुल रहते हैं। ठीक है, अब एक ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है क्वेश्चन बार बार, एंड मैंने स्टार्टिंग में भी कहा आपको कि सक्सेस फेलियर वाले दो हिस्से होते हैं जब भी, तब बाइनोमियल भी यूज होता है, बाइनोमियल एक द्विपदी वितरण, एंड हाइपरज्योमेट्रिक भी यूज होता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो क्वेश्चन है कई बार इस सेक्शन में से पूछा जा चुका है, तो उसे हम एज अ क्वेश्चन ऐड कर ही देते हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो मोस्ट टाइम पे मैं टिक करना है इसे, हाउ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिफर्स फ्रॉम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल और हाइपरज्योमेट्रिक में डिफरेंस क्या है, कॉमन क्या पार्ट है, तो दोनों में सक्सेस एंड फेलियर होते हैं, दो हिस्से। कॉमन का तो क्वेश्चन नहीं पूछते, अगर पूछे तो भी आप कह सकते हो इन हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ हैज सक्सेस एंड फेलियर पार्ट। ठीक है, अब जो बात करनी है यहाँ पे, तो वैसे हम कह चुके हैं, फिर भी आंसर कह रहे हैं हम, if the probability of success remains the same in each trial, then for finding out the probability of x successes, binomial distribution is used। if probability of success changes from trial to trial, then for finding the probability of x success, hypergeometric distribution is used। यानी probability of success एग्जाम्पल याद रखोगे तो इजीली ये याद रह जाएगा पार्ट, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ सक्सेसेस से रिलेटेड प्रोबेबिलिटी सेम हो तो आपको याद रखना है कॉइन का एग्जाम्पल, हेड्स की प्रोबेबिलिटी कभी नहीं बदलती, वो 0.5 ही रहती है। जबकि कोई भी दूसरे एग्जाम्पल्स हम लेंगे, जैसे कि अभी हमने फिलहाल एक एग्जांपल फिक्स किया हुआ है इस पार्ट के अंदर, नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स में मैं अगर नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स को सक्सेस कंसीडर करता हूं, तो हर बार ट्रायल करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी बदलती रहती है। ठीक है, जबकि कॉइन के अंदर तो एक कॉइन के अंदर 50% प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी, वो बदलने वाली नहीं है। ठीक है, तो हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ तक जो पार्ट है, इतना थियरी के लिए इंपॉर्टेंट था, इंक्लूडिंग द लास्ट क्वेश्चन
विच इज वेरी वेरी मोस्ट IMP फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब जो है हम एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का, एक बड़ा एग्जाम्पल और एक छोटा एग्जाम्पल, जिससे हमें पता चले कि कैसे यूज करना चाहिए हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। जय माता जी स्टूडेंट्स। अभी अभी हमने हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड थियरी का थोड़ा सा पार्ट देखा है और अब हमें देखना है हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसके अंदर हम ऑब्जर्व करेंगे कैसे यूज किया जाए हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, या हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सम है वो हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। ठीक है, जिसके लिए हम पहला सम ले रहे हैं 14 का सी। वैसे तो जनरली पहले एक्सरसाइज के सम लेते हैं फिर यूनिवर्सिटी के सम लेते हैं, मगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए ये जो सम है वो बहुत ही बेटर रहता है, इसलिए हम लेने वाले हैं सम नंबर 14 का सी। तो अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हो, ठीक है, तो वो जो है पेज नंबर हमें दिया गया है 65 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 सी। अब जब ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो उससे पहले एज वी नो दैट फॉर्मूला जो है हमारी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की फॉर्मूला p ऑफ x, जो कि हम कह चुके हैं mcx ncr माइनस एक्स डिवाइडेड बाय m प्लस ncr, ये फॉर्मूला रहती है जिसमें c दिया गया है, c फॉर कॉम्बिनेशंस। आपको पता होगा शायद, ये आप नोट करके पहले लिख देना साइड में कहीं पे। वी नो दैट npr यानी परम्यूटेशन कहा जाता है, फॉर्मूला इसकी होती थी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यू नो वी नो दैट व्हाट इज फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल अगर दिया जाए, सपोज 5 फैक्टोरियल है तो होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये वैसे हम पॉइसन में भी यूज कर चुके हैं तो इसके बारे में कोई कष्ट रहता नहीं है, मगर जो आगे का पार्ट है NCR की फॉर्मूला है वो हम एग्जांपल के साथ ऑब्जर्व करते हैं। NCR में होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसके लिए हमारे पास दो टाइप के हिस्से हैं। अगर आपके पास छोटे छोटे नंबर्स है, सपोज मैं लेता हूँ 5C3 यानी छोटे छोटे नंबर सिंगल डिजिट वाले हैं, तो हम सीधा कैलकुलेट करते हैं। याद होगा आपको 11th स्टैंडर्ड में किया हुआ काम है। 5 से 3 स्टेप उल्टे जाना है, यानी 5 पहला स्टेप, 4 दूसरा स्टेप और 3 तीसरा स्टेप। 3 नंबर तक जाना है ऐसा नहीं कह रहे हम, ठीक है, 3 स्टेप तक जाना है। फिर नीचे क्या करना है, टेक्निकली 3 फैक्टोरियल होता है, मगर हम ऐसा फैक्टोरियल नहीं लिखते, हम लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। तो अल्टीमेटली कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 10। 5C3 इज 10। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे वैल्यू। मगर अगर बहुत ही बड़े नंबर्स है, सपोज 28C9 है या 28C15 है, 12 है, तो उस वक्त हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये ऊपर वाली n फैक्टोरियल वाली। ठीक है, अभी इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे क्योंकि इसके 2-3 एग्जाम्पल, ये ज्यादा एग्जाम्पल्स है नहीं, तो जब ये फैक्टोरियल वाले पार्ट आएंगे तो उस सम के अंदर ही मैं साथ साथ में ये पूरा पार्ट आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहला काम याद रखना है, ये फॉर्मूला है NCR वाली, वो हम कैसे यूज करें, तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो अब हम सम की तरफ जाते हैं। हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है या हाइपर ज्योमेट्रिक। तो अब ये सम देखते हैं, फिर हमें पता चल पाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वेश्चंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, out of them 10% students are taking interest in sports। याद हो तो हमने पहले ही बताया था कंडीशंस में कि जब भी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके अंदर दो आपको टाइप्स देखे जाते हैं, पार्ट्स देखे जाते हैं, सक्सेस एंड फेलियर। एक हिस्सा दिया जाए उसे हम सक्सेस कंसिडर करेंगे, उसके अलावा जो दूसरा होता है वो होता है फेलियर। जनरली ऐसे परसेंटेज में जो दिया जाए वो हो जाता है जनरली हमारा सक्सेस से रिलेटेड पार्ट, तो वो अभी हम ऑब्जर्व करते हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं। 10% स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, यानी 40 का 10% अगर निकालते हो तो वो होगा 4, यानी 40 स्टूडेंट्स है जिसमें से 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है देख लेते हैं। इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड वन आफ्टर अनदर फ्रॉम दिस क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 स्टूडेंट्स ऑफ देम, उसके बाद इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी ढूंढनी है, 2 स्टूडेंट्स ऑफ देम आर टेकिंग इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स। 2 स्टूडेंट्स जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एंड फिर उसमें बोला ऑल्सो फाइंड मीन ऑफ स्टूडेंट्स हु हैज इंटरेस्ट इन द स्पोर्ट्स। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है,
पॉइसन के अंदर भी हमें पता है हमारे पास या तो वो डायरेक्ट एवरेज वैल्यू लिख के देते थे तो m होता था, प्रोबेबिलिटी या परसेंटेज ऐसे ही देते थे, उसके साथ n होता था, n इंटू पी करके m ढूंढ लेते थे, फिर फॉर्मूला में रख के जनरल पार्ट रेडी करते थे। यहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन है, हमें फॉर्मूला को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। P ऑफ x है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग x सक्सेसेस, x यानी हमने बोला है नंबर ऑफ सक्सेसेस, और वो x जो है वो कनेक्टेड है m में से, MCX यानी m में से x चीजें सिलेक्ट करना। आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है, NCR का मीनिंग क्या होता है, n प्रोडक्ट्स में से r प्रोडक्ट का सिलेक्शन, पसंदगी। NPR होता है तो उसमें टेंशन नहीं है, n में से r चीजों की अरेंजमेंट, गोठवणी। परम्यूटेशन क्या है, क्रमचय, कॉम्बिनेशन यानी संचय। इसमें सिलेक्शन होता है, इसमें खाली अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो फिलहाल हमें NPR की जरूरत नहीं है, हमें NCR की जरूरत है। तो NCR के लिए जो पार्ट था वही है, n में से r चीजें सिलेक्ट करना। वैसे ही हमारा पार्ट है, हमें x यानी कि यहाँ पे जो कहा गया है प्रोबेबिलिटी पूछी है किसकी, तो प्रोबेबिलिटी दैट टू ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, दो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है किन में से, तो m में से, m में से दो, यानी m को हमें जो लेना है वो होना चाहिए हमारा ऑलमोस्ट, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे वेरिएबल जैसा, ठीक है। तो m क्या लेना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी हो। हमें प्रोबेबिलिटी किस पार्ट की पूछी है, टू स्टूडेंट्स ऑफ देम आर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहला काम अब यहाँ पे हम करते हैं, हम सपोज करेंगे या कंसीडर करेंगे m इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। एग्जैक्ट वर्डिंग के लिए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, उन्होंने जो दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who are taking interest in sports, ठीक है। इंटरेस्ट लेने वाले स्पोर्ट्स के अंदर है वो m कहेंगे उसे। अब आपको फॉर्मूला में पता है, अब मैं डायरेक्टली कहूंगा m जो है वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेने वाले, n यानी उसके अलावा जो बाकी रहे, डेटा दिया ही नहीं है उन्होंने, कभी कभी दोनों का डेटा देते हैं, यानी m प्लस n जो है वो मिला के होते हैं टोटल स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टोटल स्टूडेंट्स की भी, साथ साथ में दो वेरिएबल्स के बारे में जो मेन हिस्सा है। टोटल स्टूडेंट्स हमें दिए गए 40, और टोटल स्टूडेंट्स यानी मैं कह चुका हूं पहले m यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, तो n लिखने की जरूरत नहीं है कि n यानी नॉट इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, ऑटोमेटिकली पता चलेगा दो ही हिस्से होते हैं। यानी अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो m प्लस n होगा 40। तो ये इक्वेशन जैसा पार्ट रेडी हो जाता है। पहला समय इसलिए हम ये पूरा हिस्सा सपोज करके लिख रहे हैं, m तो हम हर बार लिखेंगे ही ऑलमोस्ट। अब m की वैल्यू क्या होगी, तो उन्होंने जो बोला है, तो फॉर्मूला के अंदर अगेन m हमने क्यों अज्यूम किया, क्योंकि m जो है उसमें से x की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो m हमेशा याद रखना है, जिसका भी प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा जाए उसके यूनिट्स को हम कहेंगे m। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो सेंटेंस है पहली लाइन के अंदर ही कि 10% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर टेकिंग इन इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, यानी m इज इक्वल टू हम कहेंगे 10% ऑफ टोटल यानी 40 का 10% यानी क्या होगा 4। जो सेंटेंस है 40 स्टूडेंट्स है, उसमें से 10% आर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। तो 4 स्टूडेंट है, पहले हम समझा चुके हैं क्वेश्चन के वक्त ही कि 4 स्टूडेंट है, उनको इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर। यहाँ तक के क्वेश्चन में पहली लाइन जो है वहां तक पॉइसन और हाइपरजोमेट्रिक लगभग सेम लगते हैं, क्योंकि अगर पॉइसन में अगर आप देखो तो p देते थे जैसे यहाँ पे 10% है, फिर n देते थे जैसे यहाँ पे 40 समझ लो, फिर मल्टीप्लाई कर लेते थे तो एवरेज वैल्यू मिलती थी। फर्क क्या है, तो पॉइसन में कभी भी सिलेक्शन नहीं बताया जाए कि इतने स्टूडेंट सिलेक्ट करो, इतने स्क्रूज सिलेक्ट करो, ठीक है, इतने बॉल्स सिलेक्ट करो, यहाँ पे हमें क्लियरली बताया जाता है। तो नेक्स्ट लाइन क्वेश्चन की है, खास ध्यान रखना है, आप अंडरलाइन भी कर सकते हो, इफ 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड। हाइपर ज्योमेट्री के अंदर वो लोग 1 बाय 1 सिलेक्शन के बारे में कहते हैं, तो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेंशन किया जाए, सिलेक्टेड चीजों को मेंशन किया जाए, तो उसे हम कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम। और वो क्या होगा, m आ चुका है एंड वी नो दैट m प्लस n इज 40, m की जगह पे 4, तो हमारा n जो है नेचुरली 40 माइनस 4 यानी क्या हो जाएगा 36। 3 पैरामीटर्स है, प्रॉपर्टी में कह चुके हैं m n एंड r, और r दूसरा कुछ नहीं, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, सिलेक्टेड आइटम्स बोला जाए वही होता है। हियर 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा 1 बाय 1 एंड एक्सेट्रा, शॉर्ट में हम कह रहे हैं 3 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, यानी ये जो होगा m आ गया,
n आ गया, इसे हम क्या कहने वाले हैं r। तो r इज इक्वल टू क्या होगा 3। तो पहला वही हिस्सा है, ऑलमोस्ट प्रोसीजर वैसी ही है कि आपको पहले पैरामीटर्स ढूंढने हैं, फिर हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, यानी अब हम मेंशन करने वाले हैं हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो कि p ऑफ x हम लिखते ही हैं। p ऑफ x अभी बताया था वैसे mcx ncr माइनस x अपॉन m प्लस ncr। अब जो m n r की वैल्यूज है वो हम रख देते हैं, तो हमारा जनरल पार्ट रेडी हो जाएगा। m यानी 4 है, सो 4cx, n यानी 36 है, cr, r यानी अभी बताया हमने 3 माइनस x, नीचे होगा m प्लस n यानी 40, cr, r यानी 3। ठीक है, तो सिंपल सा हिस्सा है। m कहाँ से लेना है, कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स पूछा जाए तो m हम लेंगे नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स, अगर ऐसा क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज पूछा जाए तो m हम लेंगे नंबर ऑफ डिफेक्टिव स्क्रूज। जो भी प्रोबेबिलिटी जिस पार्ट की पूछी जाए उसके नंबर ऑफ यूनिट्स को हम कहेंगे m। एक बार m आ जाता है तो उसके बाद r में तो कष्ट नहीं, सिलेक्टेड चोजन ऐसा लिखा होगा तो वो हो जाएगा हमारा r। तो नॉर्मल सा पार्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आगे के किस्से में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रोबेबिलिटी पूछिए। द प्रोबेबिलिटी दैट उन्होंने बोला है, एग्जैक्ट वही सेंटेंस लेते हैं, टू स्टूडेंट्स ऑफ देम आर टेकिंग इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, इसी हिस्से के ऊपर से हमें m मिला था, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए कहा है, इसलिए हमने m क्या लिया यहीं से। ठीक है, अब नॉर्मल पार्ट है, p ऑफ क्या होगा 2। यहाँ पे भी पूछ सकते हैं एटलीस्ट 2, एटमोस्ट 2, मोर देन 2, लेस देन 2, तो लेस देन साइन वाला आगे का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में है, पीछे के पार्ट में ज्यादा कोई चेंज रहता नहीं है। अब हमें जहां x है वहां पे 2 रख देना है, यानी 4c2 ब्रैकेट दूसरे हिस्से के अंदर 3 माइनस 2, नीचे होगा 40c3। सो दिस इज 4c2 एंड 36c1, नीचे होगा 40c3। अगर कैलकुलेशन की बात करें तो कैलकुलेटर के अंदर 4c2 यानी 4c2 का मीनिंग क्या होगा, वैसे हमें पता ही है, 4 से 2 स्टेप उल्टे जाना है, 2 तक नहीं जाना है। 4 पहला हुआ, देन 3 हुआ, नीचे 2 से लेके 1 तक, नीचे हमें 1 तक जाना है, यानी इसका आंसर होगा 6। 36c1, कोई भी c1 लेते हो तो वही वैल्यू रहती है, तो 36 एंड 40c3। अब जब 40c3 आता है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना जरूरी है, मेरे लिए भी। 3 स्टेप तक उल्टे जाना है, 40 देन 39 इंटू 38, सीधा कैलकुलेटर में आप कर सकते हो, 59,280 आता है, डिवाइडेड बाय 3 से लेके 1 तक, यानी 3 फैक्टोरियल, यानी डिवाइडेड बाय मैं 6 करता हूं सीधा, तो मुझे मिलेगा 9880। अब जो ये आंसर है मैं कैलकुलेटर में सीधा करता हूँ, 36 इंटू 6 216 डिवाइडेड बाय 9880, यानी दैट इज 0.02186 है। अप्रोक्सीमेटली मैं उसे लिख सकता हूँ 0.0219। 86 है, 6 की वजह से एक डिजिट हम आगे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हुई वो हुई कि 2 स्टूडेंट अगर इंटरेस्ट लेते हैं, कितने में से, जो है सिलेक्ट किए गए उसमें से 4 में से, तो प्रोबेबिलिटी होगी ऑलमोस्ट 0.0219। यहाँ पे उन्होंने हमें एक और क्वेश्चन भी पूछा है। इन शॉर्ट पीछे की कैलकुलेशन में कोई कष्ट नहीं है, थोड़ा सा ये ध्यान एनसीआर वाली फॉर्मूला में करना है। ठीक है, तो ये जो 980 वाला पार्ट है वो खास ध्यान रखना है। फिर से मैं कह देता हूँ, अगर किसी को डाउट है उसके अंदर, तो 40 से 3 स्टेप उल्टे जाना है, 40 39 38 एंड नीचे 3 2 1, और वो करते हो तब जब आप जाके आपको मिलेगा 9880। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन करनी है तो आप इजीली सम को कर पाओगे। वैसे कोई ज्यादा टफ एग्जाम्पल नहीं होते, मगर प्रैक्टिस ना करो तो इजी सम भी टफ बन जाते हैं। इसके अंदर उन्होंने एक्स्ट्रा पूछा है ऑल्सो फाइंड मीन। मीन की फॉर्मूला, वेरिएंस की फॉर्मूला, वो हमारे प्रॉपर्टीज के अंदर इंक्लूडेड है। यानी अगर आप प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखते हो तो आपको एग्जाम्पल में भी प्रॉब्लम कभी नहीं होता। ठीक है, तो मीन की फॉर्मूला होती है mr अपॉन m प्लस n। हमारे पास m है, m की वैल्यू 4, r यानी 3, m प्लस n, अभी हम m प्लस n यूज कर चुके हैं 40, यानी 12 डिवाइडेड बाय 40। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो मीन की वैल्यू 12 डिवाइडेड बाय 40, कैलकुलेशन आप सीधी कर सकते हो, कैलकुलेटर आपके पास होता ही है। सो जो वैल्यू है वो होगा यस 0.0219।
3। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला एग्जाम्पल। मेन पार्ट है हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में पता कैसे चलता है कि हाइपर ज्योमेट्रिक का सम है। तो अगर नंबर ऑफ आइटम्स सिलेक्टेड दिया जाए, स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड, स्क्रूज आर सिलेक्टेड, ऐसे सिलेक्टेड करके सेंटेंस मेंशन करे तो ये इंडिकेशन रहता है कि ये सम जो है वो कौन सा है, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का सम है। ठीक है, अभी तो क्या पहला ही सम है, ऐसे हमारे पास ऑलमोस्ट 13-14 ज्यादा सम नहीं है और इलुस्ट्रेशन मिला के 5-6, तो इतना काम हम इजीली कर सकते हैं और छोटा सा सेक्शन है, खत्म हो ही जाएगा। हमें पता ही है इस सैटरडे को हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का टेस्ट रहने वाला है, तो हाइपर ज्योमेट्रिक नहीं रहेगा, खाली पॉइसन। फिर उसके बाद जब ये खत्म हो जाएगा तब हाइपर ज्योमेट्रिक का भी हम टेस्ट लेंगे। दो अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए हम इस चैप्टर को दो हिस्सों में बांट रहे हैं। यूनिट तो एग्जाम में ये एक ही रहने वाला है। ठीक है, अब एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जिसे हम इंक्लूड कर ही लेते हैं। वैसे इसके अंदर मीन के साथ वेरिएंस में ऐड कर सकता था, मगर यूनिवर्सिटी का समय इसलिए हमने एडिट नहीं किया, अंदर ऐड नहीं किया। आई मीन डी के अंदर उन्होंने बोला है क्लियरली, फॉर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन m is equal to 4, n is equal to 6 and r is equal to 2. Question is find mean and variance. कभी कभी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो भी हमने फॉर्मूला मेंशन किया है प्रॉपर्टीज के अंदर, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो यहाँ पे मीन की फॉर्मूला जो है वो मीन तो अभी ऊपर हमने किया है तो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है ऑलमोस्ट, मगर फिर भी एम आर की जगह एन ना लिख लिए, ध्यान रखें। m plus n यानी 4 plus 6, सो अल्टीमेटली दिस इज 8/10, यानी जो हमारा मीन है तो वो मीन हमारा रेडी हो जाएगा, मीन इज इक्वल टू 0.8। ठीक है, मीन में तो ज्यादा टेंशन नहीं। वेरिएंस की फॉर्मूला बहुत ही इंटरेस्टिंग है, स्टूडेंट्स को फीलिंग अच्छी नहीं आती है फॉर्मूला देख के, मगर चिंता नहीं करना है, रटने में प्रॉब्लम होता है तो चिंता मत करो, थोड़ा सा शॉर्टकट है, थोड़ा याद तो रखना ही पड़ेगा। पहले एम एन आर आया है मल्टीप्लीकेशन में, तीनों के तीनों पैरामीटर्स हमारे। फिर ब्रैकेट के अंदर भी आपको क्या करना है, थोड़े डिस्टेंस पे लिखना है एम एन एंड आर। पहले मैं लिखने वाला हूं प्लस, पीछे होता है माइनस, न्यूमरेटर याद रह जाएगा। पहले तीनों मल्टीप्लीकेशन में, देन एम एन आर लिख लो, पहले प्लस बीच में माइनस। उसके बाद जब नीचे आते हो एग्जैक्टली उसके नीचे ब्रैकेट है, उसमें एम एन आर की जगह पे होता है 1, प्लस और माइनस अगेन कंटिन्यू रहते हैं, यानी प्लस एंड माइनस। यानी आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले एम एन आर फिर एम एन आर साइन प्लस माइनस, वही ब्रैकेट नीचे खाली आर की जगह पे 1। ठीक है, और आगे वाला हिस्सा है जिसके अंदर होगा m प्लस n का होल स्क्वायर। तो क्या ऐसा थोड़ा सा टेक्निक डेवलप करे तो बुरी फॉर्मूला लगती हो तो थोड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है, बाकी 2-3 सम करोगे तो याद रह जाएगा। ऐसे याद रखना है, एम एन आर m प्लस n माइनस आर, नीचे m प्लस n माइनस 1, लेफ्ट में m प्लस n का होल स्क्वायर। बाकी कैलकुलेशन तो कैलकुलेटर के हिसाब से ही करना है। m हमारे पास है 4, n है 6, r है 2, m प्लस n यानी 4 प्लस 6 माइनस 2। नीचे अगर जाते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर, देन 4 प्लस 6 माइनस 1, सो दिस इज 6 इंटू 4 इंटू 2 48, 4 प्लस 6 10 माइनस 2 यानी 8, नीचे 4 प्लस 6 10, 10 का स्क्वायर यानी 100, 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 1 यानी 9। अब लेनी पड़ती है हमें थर्ड एम्पायर की हेल्प, आई मीन कैलकुलेटर की हेल्प। 384 डिवाइडेड बाय नेचुरली ये तो समझ में आएगा 900, सो अल्टीमेटली 384 डिवाइडेड बाय 900 यानी आंसर जो है 0.426666 है, जिसे हम लिख सकते हैं 4267। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है वेरिएंस की, उसके अलावा वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। थोड़ा सा लगता है एक आध सम के अंदर कि फॉर्मूला जो है वो थोड़ी पत्थर दिल है, मगर उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं। याद रखने की थोड़ी ये टेक्निक जो मैंने समझाई वो याद रखना है। एम एन आर मल्टीप्लीकेशन में m प्लस n माइनस आर, नीचे r की जगह पे 1, m प्लस n का स्क्वायर। रेक्टेंगल पूरा करोगे फॉर्मूला भी पूरी हो जाएगी। फिलहाल एक्सरसाइज के अंदर मैं कोई सम अभी नहीं दे पाऊंगा होमवर्क के लिए, क्योंकि 2-3 सम जब तक आप करोगे नहीं तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मगर फिर भी एक इलुस्ट्रेशन है जो आप श्योरली ट्राई कर पाओगे, छोटा सा ही है, और वो इलुस्ट्रेशन आपको लिखना है। क्लास वर्क का आज ज्यादा काम रहेगा, थियरी ज्यादा, इसलिए आगे की थियरी सभी लिखनी है आपको। आज का ये एग्जाम्पल 1 करवाया, 2 एग्जाम्पल करवाए एंड इलुस्ट्रेशन 6। खास ध्यान रखना है, बुक के अंदर वो लोग फॉर्मूला p ऑफ x नहीं लिखते, डायरेक्ट स्टेप्स किए गए हैं। हमें बुक को 100% कॉपी नहीं करना है इलुस्ट्रेशन में। हमारी मेथड के हिसाब से पहले m अज्यूम करना है, n r सब कुछ लाओ, p ऑफ x का फॉर्मेट रेडी करो, फिर जाके बुक के स्टेप दिखेंगे।
उन्होंने खाली आगे एक सेंटेंस लिख के सीधा आंसर का काम शुरू किया है। पी ऑफ एक्स की फॉर्मूला बॉक्स के बनने के बाद उन्होंने जो लिखा है नीचे 2 स्टेप वो एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो है वो आपको खाली करना होगा होमवर्क में, पेज नंबर 62 पे है। ना समझ में आ रहा है तो आप फोन करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आज का जो हमारा हाइपर ज्योमेट्री का सेक्शन जो हमने शुरू किया है उसमें ये छोटे छोटे, पहला एक बड़ा और एक छोटा सा एग्जाम्पल, दोनों गुजरात यूनिवर्सिटी 2015 के हैं, इंपॉर्टेंट है, तो सभी काम रेडी करिएगा। यहाँ तक आज का काम हम रखने वाले हैं। जय माता जी, थैंक यू। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.